इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे ईडीएम को। तो स्टार्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि प्रीवियसली जो हमने यूज किया है डिस्टेंस मेजरमेंट के डिफरेंट डिफरेंट मेथड, इनमें से 2 मेथड हम यूज कर चुके हैं साइट पे भी, फील्ड के अंदर। तो मान लो कि मेरे पास पॉइंट ए है एंड पॉइंट बी है। इन 2 पॉइंट के बीच का मुझे डिस्टेंस मेजर करना है। तो इसके मेनली 3 तरीके हैं मेजर करने के। सबसे पहला जो मेथड हमारे, ये सब कन्वेंशनल मेथड हमारे। तो सबसे पहला मेथड हमारा क्या था, डीडीएम बोलते हैं जिसको, डायरेक्ट डिस्टेंस मेजरमेंट, जिसके अंदर हम लोग चेन और टेप यूज करते थे। मीन्स क्या, यहाँ चेन का स्टार्टिंग एंड रखा और इसके अलोंग हम लोग चेन लेंथ मेजर करते रहे या टेप से भी मेजर करते रहे। अगर देखो आपका डिस्टेंस अगर कितना है, 100 मीटर है, 200 मीटर है, तब तक ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आप चेप और टेन से इजीली कर सकते हो। अगर मान लो वही आपका डिस्टेंस किलोमीटर्स के अंदर हो तो काफी डिफिकल्टी होगी चेन और टेप से मेजर करने में। क्लियर है? तो उसका एडवांसमेंट क्या रहा डीडीएम के बाद में? सेकंड मेथड हमारा आया ओडीएम, मींस ऑप्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट, जिसमें कौन सा इक्विपमेंट यूज करते हैं हम लोग? टेक्योमीटर। क्लियर है? ए पॉइंट पे टेक्योमीटर सेट किया और नेक्स्ट पॉइंट हमने स्टाफ रखा जहां तक डिस्टेंस मेजर करना है। इसमें क्या है, मान लो कि आपका डिस्टेंस क्या अप टू 1 किलोमीटर की रेंज में है, तो ये इजीली मेजर कर सकते हो टेक्योमीटर से। यही अगर आपका डिस्टेंस मींस 25, 30, 40 किलोमीटर हो तो वहां आपका टेक्योमीटर काम नहीं आने वाला। क्लियर है सभी को? तो उसका एडवांसमेंट क्या रहा बेटा? ईडीएम, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट डिवाइस। इसमें कौन कौन से यूज करेंगे हम लोग? फर्स्ट वन है जियोडीमीटर, सेकंड वन है टेलुरोमीटर एंड लास्ट वन डिस्टोमेट। बेटा ये आपके 3 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है जो हम लोग ईडीएम के अंदर रीड करेंगे, जो ईडीएम के प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। तो सभी को क्लियर है कि कौन कौन से मेथड थे मेजरमेंट के डिस्टेंस के और कौन कौन सा एडवांसमेंट हुआ इनके ऊपर? जो बेटा प्रीवियस मेथड की जो रेस्ट्रिक्शन थी, जो ड्रॉबैक थे, उनको ओवरकम करते हुए न्यू टेक्नोलॉजीज यूज होने लगी डिस्टेंस मेजरमेंट के अंदर। अभी लेटेस्ट कौन सा आपका? ईडीएम है बेटा। क्लियर है? अब बात करते हैं ईडीएम की। हमने देख लिया कि डिस्टेंस में क्या क्या एडवांसमेंट हुआ मेजरमेंट के अंदर। तो ईडीएम की बात करें, ईडीएम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज ए सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग डिस्टेंस इलेक्ट्रॉनिकली बिटवीन 2 पॉइंट थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके अंदर कौन सा वेव यूज होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज होगी बेटा ईडीएम के अंदर। The method is used when the direct distance measurement cannot be implemented in difficult terrain with large amount of inconsistency in the terrain or large obstruction exist। हमने ये देखा कि डीडीएम और ओडीएम के जो ड्रॉबैक थे या जो उनके रेस्ट्रिक्शन थे, उनको ओवरकम करते हुए हमने ईडीएम का यूज करना स्टार्ट किया। क्लियर है? यही बोल रहा है। क्या क्या? एक तो डिस्टेंस ज्यादा हो, उसके अलावा टेरेन डिफिकल्ट हो और कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, तो उन केस में चेन और टेप यूज नहीं कर सकते हम लोग। तो उस केस में हम लोग ईडीएम यूज करते हैं। अगला पॉइंट क्या है? ईडीएम हैविंग ए डिस्टेंस रेंज अप टू 100 किलोमीटर। देख रहे हो कि ईडीएम के थ्रू हम लोग अप टू 100 किलोमीटर भी डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं इजीली। इतना रेंज है इसका। In this method, instruments are used to measure distance that rely on propagation, reflection and reception of electromagnetic waves। तो देखो इसमें 3 टर्म बोल रहा है, बिल्कुल सिंपल वर्ड है। प्रोपागेशन मींस क्या है? मान लो आपको वही सेम एग्जांपल ए टू बी डिस्टेंस मेजर करना था, आपने ए पॉइंट पे ईडीएम सेटअप किया इंस्ट्रूमेंट और आपने बी पे प्रिज्म लगा दिया। क्लियर है? अब क्या, यहां से एक वेव ट्रांसमिट करेगा इंस्ट्रूमेंट, ये क्या है? प्रोपोगेशन होगा वेव का।
और यहाँ क्या होगा, वेव रिफ्लेक्ट होगी बेटा यहाँ से वेव, फिर अगेन रिफ्लेक्ट होने के बाद वेव दोबारा इसी पाथ पे आते हुए इंस्ट्रूमेंट उसको रिसीव कर लेगा। क्लियर है? तो तीन ऑपरेशन क्या क्या है इसमें मेन, प्रोपागेशन होगा वेव का, यहां से उस वेव को रिफ्लेक्शन होगा प्रिज्म से। क्लियर है? जैसे हम लोग स्टाफ यूज करते हैं ना टेक्योमीटर में बेटा, वैसे ही ईडीएम के अंदर हम लोग प्रिज्म यूज करेंगे, जिससे क्या है कि हमारा जो वेव, जो हमारा सिग्नल जा रहा है वो रिफ्लेक्ट होके अगेन रिसीव कर ले हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है। तो तीन ऑपरेशन है, प्रोपागेशन, रिफ्लेक्शन एंड रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हम लोग अभी डिटेल में रीड करेंगे कि क्या क्या होते हैं इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट से, ये सिग्नल कैसे स्टार्ट हुए और सिग्नल कैसे रिसीव हो रहे हैं, उसके बीच में क्या क्या प्रोसेस होगा। तो हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, sunlight or artificially generated electromagnetic wave consist of wave of different lengths. The spectrum of an electromagnetic wave is as shown below. आप लोगों ने रीड किया होगा फिजिक्स या 10th क्लास की साइंस के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में रफली, तो उसमें कौन कौन से स्पेक्ट्रम में कौन कौन से वेव आएंगे, नाम सुने होंगे, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा, कॉस्मिक, ये सब आपने नाम सुने होंगे। स्पेक्ट्रम में कौन कौन से होंगे? तो बेटा जो उस स्पेक्ट्रम में हमारे काम काम के कौन से, मींस क्या है कि हम लोग ईडीएम के अंदर एज ए कैरियर वेव किन किन को यूज करेंगे, मैं आपको बता देता हूं वो वाले। यहां से देखना, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड और विजिबल लाइट, ये तीन हमारे मेनली यूज होते हैं ईडीएम के अंदर। याद रहेगा सबको, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड एंड विजिबल लाइट। ये क्या है इनका वेवलेंथ, मींस क्या आपने देखा होगा लेमड़ा का साइन, लेमड़ा क्या रिप्रेजेंट करता है, वेवलेंथ को, जो मीटर के अंदर है। नीचे क्या फ्रीक्वेंसी बेटा हर्ट्ज में, जिसको आपने स्मॉल एफ से देखा होगा मेनली रिप्रेजेंट करते हुए। तो हमारे काम के कौन से हैं, तीन है, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड और विजिबल लाइट। इनके बेसिस पे ईडीएम के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट अभी रीड करेंगे हम लोग डिटेल में भी। तो ये हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, उसके अंदर जो हमारे यूज आने वाले ईडीएम के अंदर वो तीन है, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड एंड विजिबल लाइट। अब बेटा हम देखते हैं कि जो बेसिक फंक्शन मीन्स क्या, जो हमारा ईडीएम है कैसे काम करता है। तो अभी मैंने आपको बताया, जैसे मान लो कि पॉइंट ए टू पॉइंट बी हमें डिस्टेंस मेजर करना है, तो इसको पॉइंट ए बोल दिया, ये पॉइंट बी था मेरा। तो ए पे क्या करेंगे, ए पे आप लोग इंस्ट्रूमेंट सेटअप करोगे, ईडीएम सेटअप कर दिया ट्राइपॉड के ऊपर। क्लियर है? सिमिलरली बी के ऊपर आप ट्राइपॉड पे क्या लगाओगे, प्रिज्म लगाओगे ना, रिफ्लेक्ट होने के लिए। सर रिफ्लेक्टर भी बोल सकते हो, प्रिज्म बोल सकते हो आप लोग। क्लियर है? ये आपने काम कर लिया। इसके बाद क्या करना, देखो क्या प्रोसेस होगा। सबसे पहला क्या होगा, जब आपने ईडीएम से सिग्नल जनरेट करने के लिए की प्रेस की, तो वहां से क्या होगा, सिग्नल जनरेशन होगा बेटा। उसके बाद सेकंड क्या है, मॉड्यूलेशन, अभी समझेंगे। मॉड्यूलेशन दो टाइम आएगी, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का मीनिंग क्या है। वहां से सिग्नल जनरेट हुआ और वो कैरियर वेव के साथ ज्वाइन होगा, उसे बोलते हैं मॉड्यूलेशन। उसके बाद उस वेव का यहाँ से ट्रांसमिट होगी, उसके बाद उसका प्रोपागेशन हुआ, उसके बाद यहां से रिफ्लेक्टर से वो वेव रिफ्लेक्ट होगी बेटा। क्लियर है? उसके बाद वो इंस्ट्रूमेंट में रिसीव होगी और उसके बाद उसका डीमॉड्यूलेशन मींस क्या है, अब वो सिग्नल जो कैरियर वेव के साथ जुड़ा हुआ था, मींस क्या, जब वो मॉड्यूलेट हुआ था, वो फर्दर डीमॉड्यूलेट होगा, मींस क्या उससे अलग होगा, सेपरेट होगा। किससे बेटा, जो आपकी कैरियर वेव थी। जो आपकी बेटा कैरियर वेव थी उससे वो सेपरेट होगा, उसे बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन। और आपकी जो डिस्प्ले है उसके ऊपर आपको डिस्टेंस शो होगी, कितना डिस्टेंस है।
ये ऑपरेशंस आपका इसके अंदर कोई रोल नहीं रहेगा, इनबिल्ट इंस्ट्रूमेंट है, उसकी वजह सब कुछ होंगे। आपको केवल क्या है, आपको डिस्प्ले पे डिस्टेंस शो होगी विद इन सेकंड्स। क्लियर है? लेकिन उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस हो रहे हैं, वो बेटा सभी यही प्रोसेस है। ईडीएम का कोई फंक्शन पूछे आपसे कि ईडीएम कैसे वर्क करता है, तो बेटा ये ईडीएम का फंक्शन है, हाउ ईडीएम इज वर्किंग। तो सबसे पहले क्या होगा, जनरेशन ऑफ सिग्नल्स, then modulation, then transmission, then propagation. After the propagation, reflection of wave. After that, reception of wave and demodulation. And last क्या है, distance measured आपको डिस्प्ले होगी। अब बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ देखो बाकी टर्म तो आपको इजीली समझ में आ रही है, जैसा नाम लिखा गया है, लेकिन दो टर्म थी, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, उनको हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखो बेटा, जो आपका सिग्नल था, मेजरिंग सिग्नल है, वो जनरेट हुआ। अब उसको क्या करना है, उसको पॉइंट बी, जहां तक की मुझे डिस्टेंस मेजर करनी बेटा, मींस क्या, जो मेरा रिफ्लेक्टर और प्रिज्म लगा है वहां तक उसे पहुंचाना है। तो बेटा उसके लिए कोई मीडियम चाहिए पहुंचाने के लिए वहां तक, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कैरियर वेव। याद रहेगा, जैसा नाम में लिखा है कैरियर वेव बेटा, ये उस सिग्नल को रिफ्लेक्टर तक पहुंचाएगी, फिर वहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद उसको अगेन इंस्ट्रूमेंट तक लेके आएगी, इसलिए इसे बोलते हैं कैरियर वेव। कौन कौन सी थी, अभी मैंने आपसे बोला था कि हम लोग इस स्पेक्ट्रम में 3 वेव यूज करेंगे, कौन कौन सी थी बेटा, याद रहेगा, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड एंड विजिबल लाइट, ये 3 वेव थी, वो ही है बेटा आपकी कैरियर वेव। याद रहेगा सबको? अब क्या होगा, सिग्नल कैरियर वेव के साथ अटैच होगा, देख रहे हो, इस ऑपरेशन को बोलते हैं मॉड्यूलेशन। याद रहेगा सबको? फिर यहां से सिग्नल मेरे रिफ्लेक्टर के पास गया, वहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद अगेन जब रिटर्न होके आ रहा है, जब इंस्ट्रूमेंट में रिसीव हो गया, उसके बाद क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट के अंदर उसका डी मॉड्यूलेशन होगा बेटा। मींस क्या है, कैरियर वेव से मेरा सिग्नल सेपरेट होगा, और फिर जो मेरा मेजरमेंट है, मुझे डिस्प्ले होगा स्क्रीन के ऊपर वहां पे कि पॉइंट ए टू बी डिस्टेंस मान लो x किलोमीटर है। ये सब ऑपरेशन होने वाले हैं इंस्ट्रूमेंट के अंदर, एडीएम के अंदर आपके। तो आई थिंक सभी को क्लियर है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन का मतलब क्या है। अब बात आती है कि एडीएम का हमने देख लिया कि क्या क्या उसमें प्रोसेस हो रहे हैं। अब उसका प्रिंसिपल क्या है, ईडीएम किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है, मींस क्या है कि ईडीएम डिस्टेंस कैसे मेजर करता होगा, वो देखना बेटा में। तो अमोंग दीज वेव्स, कौन कौन सी, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, बेटा क्या आपकी ये आपकी कैरियर वेव है जो मैंने देखा था। क्लियर है? आर यूजफुल फॉर द डिस्टेंस मेजरमेंट, मींस क्या, वो सिग्नल मेरा बी पॉइंट तक पहुंचे, कैसे पहुंचेगा, उसके लिए मुझे कैरियर वेव चाहिए, तो वो ये तरीके हैं, यू कैन से मीडियम है उसका, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड एंड विजिबल लाइट। It is essential to know the fundamental principle behind EDM to work with it. The electromagnetic wave propagate through the atmosphere based on the equation. अब ये इक्वेशन कौन सी है, V is equals to F lambda। कोई बता सकता है मुझे इक्वेशन कैसे है सिंपल टाइम के अंदर? आपने एक चीज पढ़ा होगा कि स्पीड क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर है? तो वहां से इसको देखो, स्पीड को वेलोसिटी में रिप्रेजेंट कर रहा हूं एक बार के लिए दिखाने के लिए। डिस्टेंस और टाइम, ध्यान से देखना बेटा, डिस्टेंस और टाइम, जब वेव की बात है देखना, वेव में दो टर्म बताने वाला हूं मैं आपको, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। मान लो कि आपकी ये वेव है, क्लियर है, तो एक टर्म बेटा, आप किसी को आइडिया हो कि वेवलेंथ क्या होता है, लेमड़ा जो साइन है, ये लेमड़ा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेवलेंथ को।
तो किसी को आइडिया की वेवलेंथ क्या होती है? एनीवन हैविंग एनी आइडिया अबाउट वेवलेंथ? वेवलेंथ डिस्टेंस बेटा किसकी डिस्टेंस है, कहां से कहां तक? एग्जांपल मैं आपसे पूछूं, इस डायग्राम बिल्कुल सही है, डिस्टेंस है। मान लो कि ये मेरे क्रेस्ट है ट्रफ इसका वेव का, नेक्स्ट क्रेस्ट मेरा ये बन रहा है, क्लियर है? क्रेस्ट टू क्रेस्ट, बिल्कुल टू कंजेक्यूटिव क्रेस्ट टू क्रेस्ट, और बेटा सिंप्लीफाई करो इसको, टू कंजेक्यूटिव ट्रफ टू ट्रफ, ये भी हो सकता है ना? तो अभी अगर कोई पूछे आपसे कि वेवलेंथ और लैम्ब्डा क्या होता है, कि इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और टू सक्सेसिव ट्रफ, दोनों ही लैम्ब्डा है। मींस क्या है ये डिस्टेंस? आपने फर्स्ट ईयर में फिजिक्स में पढ़ा होगा शायद, ये भी बेटा आपका लैम्ब्डा, जिन्होंने 11 12th करके आए उन्होंने 12th क्लास में फिजिक्स में देखा होगा ये चीजें, कुछ सुनी हुई चीजें क्या होती है ये चीजें। तो बेटा ये आपका वेवलेंथ है लैम्ब्डा। तो मैं वही बात कर रहा हूँ, यहाँ डिस्टेंस को किससे वेव में आएगा? वो लैम्ब्डा से आएगा। नीचे टाइम, क्लियर है? 1 अपॉन टाइम क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होती है बेटा, याद रहेगा सबको। इनवर्स अपॉन टाइम क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो v इज इक्वल टू लैम्ब्डा मल्टीप्लाई बाई एफ, याद रहेगा सबको अभी? तो यही है फॉर्मूला, v इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई लैम्ब्डा। तो इसमें कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, जो आप बचपन से फॉर्मूला पढ़ते हुए आ रहे हो उसी का, बस रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है। वहां डिस्टेंस बोल रहे थे, यहाँ उसको हम लोग वेव लेंथ बोलेंगे वेव के अंदर, तो याद रहेगा सबको। फ्रीक्वेंसी क्या है? इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, क्लियर है? तो ये आपने फॉर्मूला समझ लिया, इसके बाद आगे यही लिखा है बेटा, फ्रीक्वेंसी क्या है? इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड हो गया बेटा आपका। यहाँ रिप्रेजेंट करके v क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इन मीटर पर सेकंड में। f क्या है? फ्रीक्वेंसी है हर्ट्ज में। हर्ट्ज क्या होता है? 1/सेकंड, याद रहेगा सबको? बेटा हर्ट्ज का मतलब क्या है? 1/सेकंड या सेकंड इनवर्स। क्यों? फ्रीक्वेंसी क्या चलता है? इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड होता है, इसलिए हर्ट्ज क्या है? 1/सेकंड ही है, उसको हमने हर्ट्ज बोल दिया, क्लियर है? साइंटिस्ट के नाम पे होता है बेटा ये, यूनिट भी कई बार। तो 1/सेकंड को हमने हर्ट्ज बोला। तो ये क्लियर है यहाँ तक सभी को? आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। ये आपने देखा कि मैंने एडीएम सेटअप कर रखा है, और जिस पॉइंट तक डिस्टेंस मेजर करनी बी पॉइंट, वहां पे मैंने रिफ्लेक्टर और प्रिज्म सेट कर रखा है। फिर क्या यहाँ से वेव जनरेट हुई, ट्रांसमिट होने के बाद प्रोपागेट हुई, उसके बाद क्या है? बी से वो अगेन रिफ्लेक्ट होके मेरे पास ए पे आ रही है। तो देखो रीजन इसमें इश्यू क्या था, कि हम लोग फेज वाला कॉन्सेप्ट क्यों यूज कर रहे हैं, फेज और फेज डिफरेंस। ध्यान से देखना, मैं ऐसा कर सकता हूं कि डिस्टेंस क्या बोल सकता हूं यहाँ पे, स्पीड इनटू टाइम, करेक्ट है बेटा मेथड भी? डिस्टेंस क्या बोल सकता हूं? स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, क्लियर है? तो उसको यहां पे कैसे मेजर कर सकता हूं? v मल्टीप्लाई बाय t, डिस्टेंस मान लो, डी डिस्टेंस मान लो एग्जांपल के लिए ना। ये सही लिखा ना मैंने फॉर्मूला, v मल्टीप्लाई बाय टाइम, ऐसे कर सकते थे ना हम लोग डिस्टेंस मेजर करने के लिए, कि किस वेव किस वेलोसिटी से जा रही है और कितना टाइम ले रही है। तो वहां से हम लोग पॉइंट ए एंड पॉइंट बी की डिस्टेंस इजीली फाइंड आउट कर सकते थे। क्या इतना आसान था ईडीएम के अंदर? जो ईडीएम का प्रिंसिपल जिस पे वर्क करता है, क्या इतना इजी था वो, कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वी इनटू टाइम? इसमें दिक्कत क्या है इस फॉर्मूले के अंदर, या इस प्रिंसिपल पे दिक्कत क्या आ रही थी? बड़ा दिक्कत ये थी कि जब मेरा वेव रिफ्लेक्टर के पास जा रहा है और वापस वहां से रिटर्न होके आ रहा है, तो वो टाइम जो है, वो टाइम बेटा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स है। वो टाइम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है, इस वजह से हम उसको मेजर नहीं कर पा रहे थे। तो दिक्कत क्या आ रही थी? तो डिस्टेंस मेजर नहीं कर पा रहे थे। बेटा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट का ऑर्डर क्या है?
यू कैन से वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट क्या है? मैं आपको ओरिजिन समझा रहा हूं कि हम लोग टाइम कॉन्सेप्ट क्यों नहीं यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ईडीएम के अंदर फेज कॉन्सेप्ट क्यों यूज कर रहे हैं उसका रीजन बता रहा हूं मैं आपसे, कि जो मेरा वेव है, यस यू आर करेक्ट, 3 इंटू 10⁻8, और एग्जैक्ट क्या रहता है 2.99 इंटू 10⁻8 होती है, और उसको कैलकुलेशन के लिए हम लोग 3 इंटू 10⁻8 यूज करते हैं। बेटा इस ऑर्डर का आपका स्पीड ऑफ लाइट है। सोचो, वो डिस्टेंस रिफ्लेक्टर तक जाके रिफ्लेक्टर वापिस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आ जाएगा बेटा आपका। वो एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो कि मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 3 इंटू 10⁻8 मीटर, और यू कैन से 3 इंटू 10⁻5 किलोमीटर डिस्टेंस। बेटा देख रहे हो, 1 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻5 किलोमीटर डिस्टेंस। देखो कितना डिस्टेंस आ गया आपका 1 सेकंड के अंदर। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि यहाँ पे अगर हम टाइम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो क्या होगा, ये वेव फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर, वो बेटा 1 सेकंड, सोचो इतना डिस्टेंस था मेरे पास, तो ये क्या करेगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में डिस्टेंस को, मान लो 100 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो उस डिस्टेंस को मेजर करने में बेटा ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मींस क्या, 1 सेकंड से भी काफी कम टाइम लगने वाला है। क्यों? क्योंकि 3 इंटू 10⁻5 किलोमीटर डिस्टेंस तो 1 सेकंड में निकाल देता, तो मुझे केवल 100 किलोमीटर डिस्टेंस मेजर करनी एग्जाम्पल, तो उसके लिए जो टाइम है मेरा वो काफी कम लगेगा, मींस क्या है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होगा वो टाइम। तो क्या है, वो टाइम हम कैसे मेजर करेंगे बेटा, दिक्कत वो आ रही थी। तो उसलिए हमने इस कॉन्सेप्ट को यूज नहीं करते ईडीएम के अंदर। अब कौन सा यूज करते हैं बेटा, फेज कॉन्सेप्ट 5 वाला, फेज कॉन्सेप्ट यूज करते हैं बेटा हम लोग। क्लियर है? मीन्स क्या है, यहां से मेरी वेव जनरेट होने के बाद प्रोपागेट हो रही है, तो यहाँ पे इनिशियल क्या है, मान लो कि मैं साइनसोइडल वेव यूज हो रही है मेरी, पैटर्न जो मेरा वेव का, तो यहाँ पे इनिशियली 0 डिग्री है, यहाँ 90, यहाँ 180, 270, 360, याद है ना आपको ये फेज वाला मीनिंग वेव में। और जब मेरे पास अगेन यहाँ बी से वेव रिफ्लेक्ट हुई, और रिफ्लेक्ट होने के बाद मेरे पास दोबारा वेव रिटर्न होके आ रही है, क्लियर है? तो वहां पे मेरा फेज एंगल क्या बन रहा है, इनिशियल फेज एंगल क्या था, तो ये फेज कॉन्सेप्ट यूज करेंगे बेटा हम लोग डिस्टेंस मेजर करने के लिए बिटवीन 2 पॉइंट, फॉर एग्जांपल पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अब कैसे निकालेंगे उससे वेवलेंथ और फेज को यूज करते हुए डिस्टेंस, वो देख लेते हैं। ray AB is the survey line to be measured, having a length of capital D. The EDM equipment is placed at end A, और आपका एंड बी पे क्या है, रिफ्लेक्टर रख दोगे बेटा आप लोग। द ट्रांसमीटर लेट्स प्रोपागेट the electromagnetic wave towards B. A timer is also placed. At the instant of transmission of wave from A, the timer at B starts and stop at the instant of reception of incoming wave at B. This enables us to know the transmit time for the wave from point A to B. From the transit time and known velocity, the distance can be easily measured. Now the solve the problem arise due to difficulty in the starting of timer at B. A reflector can be placed as shown below instead of receiver at B. क्या बोल रहा है, इनिशियल क्या होता था कि ए पे इंस्ट्रूमेंट रखा, बी पे रिसीवर रखा, उसने जब सिग्नल मेरा रिसीव किया तो उसमें कितना टाइम लगा, इन बिटवीन ट्रांजिट टाइम कितना था उसका। मैंने आपको बताया कि उसमें दिक्कत क्या आ रही थी टाइम में, इसलिए हम लोग वहां पर रिफ्लेक्टर रख रहे हैं कि वहां से वो वेव रिफ्लेक्ट होके अगेन मेरे पॉइंट ए पे आ जाए। और मैं क्या करूंगा, फेज मेजर कर लूंगा, उसमें फेज ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट में ऐसा सेटिंग होता है कि वो फेज और वेवलेंथ के बेसिस पे आपका डिस्टेंस आपको शो करेगा। तो अभी देखो आपका एक डिस्टेंस का आपका फॉर्मूला आ रहा है बेटा, डिस्टेंस का फॉर्मूला ईडीएम के अंदर ये, अब देखते हैं फॉर्मूला कैसे आया होगा। ये पॉइंट ए था, पॉइंट बी था, क्लियर है?
आपको पता है कि आपकी जो वेव है, जो आपका सिग्नल है, पॉइंट ए से ट्रांसमिट हुआ था, पॉइंट बी से रिफ्लेक्ट होने के बाद अगेन पॉइंट ए पे उसका रिसेप्शन हो रहा है। तो अब उसको हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। तो बेटा अब क्या बोला था, कैपिटल डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी है। आपका यहाँ से जो सिग्नल है वो ट्रांसमिट हुआ और पॉइंट बी से रिफ्लेक्ट होने के बाद अगेन पॉइंट ए पे आ रहा है वो। क्लियर है? पहली बात तो ये। दूसरा कि देखो फॉर्मूला क्या है, d इज इक्वल टू हाफ ऑफ एन लेमडा प्लस डेल्टा 5/360 मल्टीप्लाई बाय लेमडा। हम एक एक टर्म को पढ़ रहे हैं। पहला टर्म क्या है, एन लेमडा की बात कर रहे हैं। मान लो कि आपका जो वेव है जब ए से स्टार्ट हुआ अगेन ए पे आया, वो वहां तक उसने एन लेमडा मीन्स क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। ये क्या है एग्जांपल, मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं यहां से यहां, ये अगर एक लेमडा डिस्टेंस है तो ए से बेटा कितने लेमडा डिस्टेंस इसने ट्रेवल किए हैं, एन लेमडा हो गया ना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ एन लेमडा। तो इसने क्या है, ए टू बी अगेन बी टू अगेन ए, जब ये आया तो इसने कितने इंटीग्रल वेवलेंथ ट्रेवल किए हैं। क्लियर है? तो वो हो गया आपका एन लेमडा। सही है? उसके बाद एक टर्म और आ रही है कि जब ये ए से ट्रांसमिट हुआ था, बी से रिफ्लेक्ट होने के बाद अगेन ए पॉइंट पे आ रहा है, तो उसके ड्यूरिंग ये जो इसका जो फेज है वो आउट ऑफ द फेज है, इसका जो सिग्नल है मेरा आउट ऑफ द फेज है। कितनी अमाउंट से, वो मेरा इंस्ट्रूमेंट मेजर कर लेगा। वो मेरा मान लो कि डेल्टा फाई अमाउंट से आउट ऑफ फेज है। क्लियर है? डेल्टा फाई अमाउंट से, मान लो कि इनिशियली मेरा 0 डिग्री था फेज, अभी मेरा फेज 180 डिग्री है, तो ये मान लो कि 180 डिग्री एग्जांपल आउट ऑफ फेज है मेरा सिग्नल जो वापस रिसीव हो रहा है। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस और इसने ट्रेवल किया होगा, तो कैसे मेजर करेंगे, ध्यान देना बेटा। टोटल फेज कितना है, 360 है। अगर मान लो कि डेल्टा फाई फेज आउट ऑफ फेज है, डेल्टा फाई अमाउंट एंगल के, तो डेल्टा फाई डिवाइड बाय 360। क्लियर है? एक चीज देखना कि मान लो ये यहां से स्टार्ट हुआ वापस यहीं आ रहा है, लेमडा डिस्टेंस है, तो ये कितना टोटल एंगल कितना रहेगा इस फेज का, 360 रहेगा इसमें। क्लियर है? बेटा जैसे मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ साइन वेव से, मान लो मेरा साइन वेव है, यहाँ से स्टार्ट यहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ पे कितना था 0, यहाँ पे 90 फेज, यहाँ पे 180, यहाँ 270, यहाँ क्या आ रहा है बेटा 360 आ रहा है अगेन। क्लियर है? तो एक साइकिल के अंदर, एक कंप्लीट साइकिल में 360 इसका फेज हो रहा है, फेज चेंज 0 से 360। मैं वही बोल रहा हूँ। तो उसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने बेटा, लेमडा डिस्टेंस है वेवलेंथ इसकी, तो वही बोल रहा हूँ। अगर 360 में इसकी डिस्टेंस क्या है, लेमडा है ट्रेवल डिस्टेंस या वेवलेंथ यू कैन से, तो डेल्टा फाइव में कितना होगा बेटा, यूनिट लगा सकते हो ना। अगर 360 में लेमडा है तो यूनिट में कितना होगा, लेमडा बाय 360। तो डेल्टा फाइव में कितना होगा, लेमडा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा फाइव। क्लियर है सभी को कि ये कहां से आया, ये जो मेरा फेज आउट हुआ उसकी वजह से कितना डिस्टेंस इक्विवेलेंट रहेगा, वो कैसे निकाला मैंने कि 360 में लेमडा है तो डेल्टा फाइव में कितना रहेगा, लेमडा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा फाइव। तो देखो मैंने पहला क्या बोला कि जब ये ए टू बी अगेन बी टू ए वापिस कितना डिस्टेंस हो गया, ए टू बी डी डिस्टेंस अगेन बी टू ए डी डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया बेटा 2d हो गया, इज इक्वल्स टू, मैंने क्या बोला कि कितने कंप्लीट इसने वेवलेंथ किए होंगे, तो एन लेमडा प्लस अगर ये आउट ऑफ फेज है तो उसमें कितना इक्विवेलेंट डिस्टेंस होगा उसका, तो डेल्टा फाइव मल्टीप्लाई बाय लेमडा डिवाइड बाय 360। तो यहां से मुझे बताओ बेटा डी का फॉर्मूला क्या आ रहा है, यही फॉर्मूला आ रहा है डी का जो यहाँ है, डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एन लेमडा प्लस डेल्टा फाइव बाई 360 मल्टीप्लाई बाई लेमडा। क्लियर है सभी को कि डिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे आया, ये एन लेमडा प्लस डेल्टा फाइव बाई 360 मल्टीप्लाई बाई लेमडा और डिवाइड बाई 2 कंप्लीट इसके। तो वहां से आपके पास डिस्टेंस का
फॉर्मूला आ गया कि ईडीएम डिस्टेंस कैसे मेजर करता होगा, विद द हेल्प ऑफ वेवलेंथ एंड फेज डिफरेंस के बेसिस पे। क्लियर है? आई थिंक सभी को क्लियर है फॉर्मूला। D इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एन लेमडा प्लस फेज आउट की वजह से कितना था, डेल्टा फाई मल्टीप्लाई बाय लेमडा डिवाइड बाय 360। तो आगे प्रोसीड करें नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, तो ये इसका प्रिंसिपल है। अभी देखो हमने क्या क्या रीड किया है कि ये इसमें ईडीएम मेरा कैसे वर्क करता है, क्लियर है। उसके बाद उसका प्रिंसिपल क्या क्या है, उसके फंक्शन मींस फंक्शन कैसे वर्क करता है वो, कैरियर वेव वगैरह, अब उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे अभी, कि उसकी रेंज के बारे में रीड करेंगे। अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेंगे उसकी रेंज के बारे में, और कैरियर वेव जो हमने रीड किया था उनके बारे में। ये तुमने देख लिया कि वर्क कैसे करता है और किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, मींस डिस्टेंस कैसे मेजर करेगा वो। तो अब सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे कि ईडीएम के क्लासिफिकेशन मींस ईडीएम कितने टाइप का होता है, तो पहला क्या होगा कि किस बेसिस पे पूछ रहा है वो। यू हैव टू से ना कि क्लासिफिकेशन ऑफ ईडीएम ऑन द बेसिस ऑफ रेंज। क्लियर है? तो सबसे पहला बेटा क्लासिफिकेशन ईडीएम का रेंज के बेसिस पे। तो तीन टाइप का होता है, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज एंड लॉन्ग रेंज। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे शॉर्ट रेंज के बारे में। ये कहां तक होती है, अप टू 1 किलोमीटर। बेटा कहीं जगह 3 किलोमीटर भी लिखा होता है, ये भी ठीक है, कोई इश्यू नहीं इसमें। मेनली अप टू 1 किलोमीटर होता है, और कहीं कहीं 3 किलोमीटर भी है ये शॉर्ट रेंज में। तो याद रहेगा सबको कि शॉर्ट रेंज कहां तक होती है, अप टू 1 किलोमीटर, और यू कैन से अप टू 3 किलोमीटर, दोनों ही ठीक है। और जो इंस्ट्रूमेंट है शॉर्ट रेंज के अंदर कौन सा बेटा, आपका डिस्टोमेट। आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, डीडीएम के अंदर आपके चेन और टेप थे, ओडीएम में आपका टेक्योमीटर था, ईडीएम में तीन नाम बताए थे मैंने, आपको याद रखना, वो अभी डिटेल पता लगेगी कौन कौन से थे वो। तो जो मेरा शॉर्ट रेंज इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम क्या है, डिस्टोमेट। क्लियर है? जो मेरा मीडियम रेंज इंस्ट्रूमेंट है ईडीएम में, उसका रेंज बेटा कहां तक होती है, अप टू 25 किलोमीटर डिस्टेंस मेजर कर सकता है आपका ये 25 किलोमीटर तक। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, जियोडी मीटर, जो मीडियम रेंज पे वर्क करता है। क्लियर है? लास्ट कौन सा है, लॉन्ग रेंज मींस अप टू 100 किलोमीटर। और इंस्ट्रूमेंट कौन सा जो लॉन्ग रेंज पे वर्क करता है, टेलोरोमीटर बेटा। याद रहेगा। अगर मैं आपसे रिवर्स पूछूं टेलोरोमीटर के बारे में, तो क्या बोलोगे, ये एक लॉन्ग रेंज इंस्ट्रूमेंट है जो अप टू 100 किलोमीटर वर्क करता है। समझ रहे हो? दोनों चीज है, रेंज के बेसिस पे इंस्ट्रूमेंट टेलोरोमीटर है, और मैं आपसे पूछूं जियोडीमीटर क्या है, एक जियोडीमीटर एक ईडीएम का टाइप है जो मीडियम रेंज पे वर्क करता है, जो क्या है, अप टू 25 किलोमीटर। अगर आपसे एग्जाम में डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछे, जियोडीमीटर, टेलोरोमीटर और डिस्टोमेट के बारे में, तो आप इसको मेंशन कर सकते हो, रेंज को भी। तो बेटा आपका पहला क्लासिफिकेशन पूरा हो गया रेंज के बेसिस पे। सेकंड आपका क्लासिफिकेशन है जो कैरियर वेव थी, जो मैंने बेटा वहां पे भी रीड किए थे, कौन कौन सी थी, मैंने आपको बोला था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमारी मेनली तीन वेव काम आती है, इंफ्रारेड, विजिबल और माइक्रोवेव। याद है सभी को? तो इनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन है कैरियर वेव पे। सबसे पहला आपका रहेगा इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट। मींस क्या हो गया, जिस इंस्ट्रूमेंट में कैरियर वेव कौन सी होगी बेटा, इंफ्रारेड होगी, उसे क्या बोलेंगे, infrared instrument. Similarly, visible light instrument, and last one microwave instruments. तो सबसे पहले बात करते हैं इंफ्रारेड की। शॉर्ट रेंज होते हैं इंस्ट्रूमेंट ये वाले। अगेन क्या है, इसका एक्यूरेसी क्या है, ±10 mm। क्लियर है सभी को? पहले मीनिंग बता चुका, इसका मतलब क्या है। नेक्स्ट, इसका वेवलेंथ किस ऑर्डर में रहता है, 0.9 माइक्रोमीटर की ऑर्डर का होता है इसका वेवलेंथ। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी बेटा, 3 × 10⁻14 हर्ट्ज। ये इसकी फ्रीक्वेंसी रहती है इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट्स की। एग्जांपल कौन सा है इसमें, डिस्टोमेट। याद है सभी को? पहले भी डिस्कस किया था डिस्टोमेट। उसमें मैंने क्या बोला था, शॉर्ट रेंज बोला था आपको। तो मुझे इस इंस्ट्रूमेंट में मुझे कोई पूछे कि डिस्टोमेट के बारे में, तो क्या बोल सकता हूँ, शॉर्ट रेंज इंस्ट्रूमेंट है, इंफ्रारेड एज ए कैरियर वेव जो होती है उसके अंदर, उसका वेवलेंथ किस ऑर्डर का होता है, एक्यूरेसी क्या रहती है इसकी,
और फ्रीक्वेंसी किस ऑर्डर की होती है। तो ये डिस्टोमेट के भी पॉइंट हो गए बेटा, आपके 5 पॉइंट इसके अंदर बोल सकते हो आप लोग। नेक्स्ट में रहता है विजिबल लाइट में मीडियम रेंज के होते हैं, इसमें एक्यूरेसी क्या रहती है, ±10 mm टू ±2 mm पर किलोमीटर, मीन्स क्या है, मिनिमम क्या है 10 mm है, उसके बाद क्या है 2 mm पर किलोमीटर। फॉर एग्जाम्पल मीडियम रेंज क्या होता है बेटा, 25 किलोमीटर होता है ना आपका मीडियम रेंज। तो मान लो कोई डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, तो उसमें इसकी वैल्यू क्या रहेगी 2 mm पर किलोमीटर। तो 20 के लिए कितना रहेगा 40 mm हो जाएगा बेटा आपका, 40 mm। मीन्स क्या है कि 20 mm किलोमीटर की रेंज में इसमें कितना हो सकता है, ±10 mm से ±40 mm तक हो सकता है इसके अंदर। क्लियर है। इसका मीनिंग सबको क्लियर है सभी को कि ±2 mm पर किलोमीटर का मीनिंग क्या है। ओके, अगला क्या है कि इसका फ्रीक्वेंसी किस ऑर्डर में होगा, 3 टू 30 गीगाहर्ट्ज की रेंज में होता है इसका फ्रीक्वेंसी विजिबल लाइट में। और इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, जियोडी मीटर आपका। नेक्स्ट कौन सा है, माइक्रोवेव, लॉन्ग रेंज है, ±15 mm टू ±5 mm पर किलोमीटर हो गया, उसका फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁻14 हर्ट्ज हो गया। इंस्ट्रूमेंट कौन सा बेटा आपका, टेलुरोमीटर इंस्ट्रूमेंट आपका वो।